नमस्कार। हमारे पास महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण, नई नीतियों और कुछ ताज़ा समाचार रिपोर्टों का एक पूरा बंडल है। और आज हम जो कहानी इसमें से निकालने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र ना एक बहुत बड़ी बाजी खेल रहा है। हाँ, ये सिर्फ कुछ नीतियां नहीं बना रहा, बल्कि भारत की तकनीकी दुनिया का बादशाह बनने के लिए एक पूरी शतरंज की बिसात बिछा रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम इसके हर मोहरे को समझेंगे, डेटा सेंटर से लेकर स्टार्टअप्स तक, और देखेंगे कि ये बाजी सफल होगी या नहीं। और इस बिसात का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मोहरा है वो है डेटा। हमारे स्रोतों के मुताबिक महाराष्ट्र में भारत का 60% डेटा सेंटर कारोबार है। हाँ, ये तो पहले से ही एक बहुत मजबूत पकड़ है। बिल्कुल। और ये कोई संयोग नहीं है ना? ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आज हम जिन नीतियों की बात करेंगे वे सब महाराष्ट्र को 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य से जुड़ी हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के बारे में नहीं है, ये उस डेटा से भविष्य की अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इस मास्टर प्लान को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की ITES नीति 2023 की। इसमें कुछ बहुत बड़े आंकड़े दिए गए हैं। 35 लाख नई नौकरियां, 95,000 करोड़ का निवेश, 10 लाख करोड़ का निर्यात। सच कहूं तो ये आंकड़े सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगते हैं। नहीं, आपका संदेह जायज है। क्या ये सिर्फ एक बड़ी घोषणा है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? देखिए, ये लक्ष्य वाकई बहुत ऊंचे हैं। इन्हें आप एक नॉर्थ स्टार की तरह देख सकते हैं, मतलब वो दिशा जिसमें राज्य आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है। लेकिन असली कहानी इन नंबरों में नहीं है। असली कहानी उन कदमों में है जो इन तक पहुंचने के लिए उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक इरादा है। और उस इरादे को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। और इस इरादे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जिक्र मैंने बार बार देखा है। हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि महाराष्ट्र इस AI क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसका कोई असर भी दिख रहा है? नहीं, इसका असर दिख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असर शासन में, मतलब गवर्नेंस में दिख रहा है। अच्छा। ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं है। जैसे नवी मुंबई में जो नया साइबर क्राइम मुख्यालय बना है, हाँ। वहाँ वित्तीय और साइबर अपराधों को ट्रैक करने के लिए बहुत ही एडवांस्ड AI पावर टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ओह वाह। इसका मतलब है कि तकनीक का सीधा इस्तेमाल आम नागरिक की सुरक्षा के लिए हो रहा है। तो नीतियों को लागू करने से लेकर पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने तक AI को सरकार के काम करने के तरीके में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, तो AI और डेटा की बात हो रही है तो इन्हें रखने के लिए जगह भी चाहिए होगी। जाहिर है। और इससे हम सीधे उस विषय पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, डेटा सेंटर्स। खबर है कि मुंबई, पुणे और नागपुर में 4 नए डेटा सेंटर पार्क बन रहे हैं। हाँ, और ये महाराष्ट्र के शतरंज के खेल में एक बहुत बड़ा कदम है। अभी राज्य की डेटा सेंटर क्षमता करीब 500 मेगावाट है। इन पार्कों के बनने से 2028 तक इसके 800 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। 800 मेगावाट? हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो महाराष्ट्र एक तरह से भारत का डिजिटल लॉकर बनता जा रहा है। देश का ज्यादातर डेटा, चाहे वो हमारी सोशल मीडिया फीड्स हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, या कंपनियों का जरूरी रिकॉर्ड, बिल्कुल, वो सब यहीं स्टोर और प्रोसेस होगा। ये तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो जाहिर है इसके लिए सरकार कंपनियों को कुछ ना कुछ सहूलियत तो दे ही रही होगी। सहूलियत नहीं, मैं कहूंगा कि उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। प्रोत्साहन बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। जैसे कि? पहला तो है जोनिंग में पूरी छूट। 1 मिनट, जोनिंग में छूट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी चाहे तो डेटा सेंटर एक आवासीय इलाके में बना सकती है, नो डेवलपमेंट जोन में बना सकती है, या और तो और ग्रीन जोन में भी। रुकिए, ग्रीन जोन में भी? ये तो पर्यावरण के लिहाज से थोड़ी चिंता की बात नहीं है? क्या हम सर्वर के लिए अपने पार्क और हरी भरी जमीनें कुर्बान कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों में सीधे तौर पर इस पर बहस नहीं है, लेकिन इसका मकसद लाल फीताशाही को खत्म करना है। पहले जोन बदलने में ही सालों लग जाते थे। ये तो है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाकर कहीं भी निर्माण शुरू कर सकता है। पर्यावरण संबंधी मंजूरियां अभी भी लेनी पड़ेंगी, लेकिन जमीन के इस्तेमाल को लेकर जो सबसे बड़ी रुकावट थी उसे हटा दिया गया है। अच्छा। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है, जिस पर हम बाद में भी बात करेंगे। ठीक है, ये एक जरूरी स्पष्टीकरण है। और क्या फायदे दिए जा रहे हैं? फायदे कई हैं। अगर कोई कंपनी डेटा सेंटर के लिए जमीन खरीदती है या लीज पर लेती है
तो उसे स्टैम्प ड्यूटी पर 100% छूट मिलेगी। 100%? 100%। ये करोड़ों की बचत है। इसके अलावा उन्हें ज्यादा निर्माण करने के लिए अतिरिक्त FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, MIDC यानी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम इन पार्कों को सारी सरकारी मंजूरियों के साथ तैयार करके देगा। कंपनियों को बस आकर अपना सेटअप लगाना है। वाह, तो सरकार इन डेटा सेंटर्स के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर रही है। हाँ। लेकिन ये तो सिर्फ बुनियाद हुई, डिजिटल हाईवे बन गए। हाँ। इन पर दौड़ने वाली गाड़ियां कहाँ से आएंगी? मैंने स्रोतों में बार बार एक शब्द देखा, GCC। GCC, हाँ, ये क्या बला है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस तो होते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने के कॉल सेंटर नहीं है। अच्छा। महाराष्ट्र की जो नई GCC नीति 2025 है, उसका लक्ष्य राज्य को दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक ब्रेन हब बनाना है। ब्रेन हब, ये सुनने में अच्छा लगता है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 400 नई GCCs को महाराष्ट्र लाना और उनसे 4 लाख नई नौकरियां पैदा करना। 4 लाख? हाँ, और ये कोई साधारण नौकरियां नहीं, बल्कि हाई सैलरी वाली हाई स्किल्ड नौकरियां होंगी। 4 लाख हाई स्किल्ड नौकरियां? हाँ, ये तो गेम चेंजर है। लेकिन आज के दौर में तो हर राज्य, हर देश ऐसी कंपनियों को खींचना चाहता है। महाराष्ट्र ऐसा क्या अलग दे रहा है कि कंपनियां बैंगलोर या सिंगापुर के बजाय यहाँ आए? यहीं पर महाराष्ट्र ने अपना तुरुप का इक्का फेंका है। प्रोत्साहन इतने आक्रामक हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। बताइए। इसमें पूंजी सब्सिडी है, मतलब आपके निवेश के आधार पर सरकार 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक सीधे दे सकती है। सीधा कैश? सीधा कैश। अगर आप ऑफिस किराए पर लेते हैं तो 5 साल तक किराए में मदद मिलेगी, जो 4 करोड़ तक हो सकती है। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है पेरोल सब्सिडी। पेरोल सब्सिडी? मैंने तो पहले कभी इस तरह की चीज सुनी नहीं। ये कैसे काम करती है? ये सिर्फ अनूठा नहीं, बल्कि एक बहुत ही आक्रामक कदम है। सोचिए, अगर कोई कंपनी एक भारतीय कर्मचारी को 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की नौकरी देती है, तो सरकार उस कर्मचारी की सैलरी का 40 से 50% हिस्सा, यानी 50,000 रुपए प्रति माह तक 3 साल के लिए कंपनी को वापस देगी। क्या आप कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी मुझे 1.5 लाख रुपए की नौकरी देती है तो उसमें से 50,000 रुपए सरकार देगी? बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो बेंगलोर, हैदराबाद और यहाँ तक कि डबलिन और सिंगापुर जैसे ग्लोबल IT हब्स को सीधी चुनौती है। सीधी चुनौती। महाराष्ट्र कह रहा है, सबसे अच्छी प्रतिभा को काम पर रखो, पैसे की चिंता हम पर छोड़ दो। आपने एकदम सही समझा। और यही नहीं, अगर कंपनी महिलाओं या विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देती है तो 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। तो ये सिर्फ निवेश को नहीं, बल्कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों और विविधता को भी सीधे तौर पर बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ साथ 24/7 काम करने की आजादी, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब तो है ही। ठीक है, ये तो सब बड़ी कंपनियों और बड़े निवेश की बात हो गई। ये सब टॉप डाउन लग रहा है। लेकिन किसी भी मजबूत टेक इकोसिस्टम की जान तो जमीनी स्तर पर होने वाले इनोवेशन में होती है ना? बिल्कुल। स्टार्टअप्स का क्या हाल है? यहाँ भी कहानी उतनी ही मजबूत है। जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र 26,686 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ देश में पहले नंबर पर है। 26,000 से ज्यादा? हाँ, और इनसे करीब 3 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। तो ये दिखाता है कि इनोवेशन की जड़ें कितनी गहरी हैं। नंबर तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार इन्हें बढ़ावा देने के लिए सिर्फ नंबर गिन रही है या कुछ ठोस भी कर रही है? नहीं, ठोस काम हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, M-Hub। ये स्टार्टअप्स को बड़े कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, सरकार और यहाँ तक कि कॉलेजों से भी जोड़ता है, ताकि उन्हें सही गाइडेंस मिले। सही गाइडेंस और सही मौके। लेकिन जो पहल मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक। इसमें क्या खास है? इसमें सरकार हर साल 24 सबसे अच्छे स्टार्टअप्स को चुनती है और उन्हें 15-15 लाख रुपए का सीधा वर्क ऑर्डर देती है। वर्क ऑर्डर मतलब इनाम नहीं? इनाम या ग्रांट नहीं, सीधा काम। सरकार कह रही है, आपका आइडिया अच्छा है, अब आइए और इसे हमारे किसी विभाग की समस्या को सुलझाने के लिए लागू कीजिए। ये किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन है। हाँ, उन्हें अपना पहला और सबसे बड़ा क्लाइंट सरकार के रूप में मिल जाता है। बिल्कुल। ये वाकई बहुत व्यावहारिक सोच है। क्या महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष है? हाँ, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना खास तौर पर महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है। तो कोशिश यही है कि हर स्तर पर हर किसी को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अच्छा, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी डेटा सेंटर्स, बड़ी कंपनियां हैं, यानी GCCs, और जमीनी स्तर पर इनोवेशन भी है, यानी स्टार्टअप्स।
लेकिन इन सब को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, यानी कुशल लोग, वो कहाँ से आएंगे? इस टैलेंट पाइपलाइन के लिए क्या किया जा रहा है? ये इस पूरी रणनीति की सबसे अहम कड़ी है। बिना कुशल कार्यबल के ये पूरी इमारत ढह जाएगी। सही बात है। इसके लिए 2-3 स्तरों पर काम हो रहा है। पहला, स्किल इंडिया डिजिटल हब का मराठी संस्करण लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि अब महाराष्ट्र में कोई भी अपनी भाषा में 7,000 से ज्यादा स्किल कोर्स कर सकता है। और ये सिर्फ पारंपरिक कोर्स नहीं है। इनमें एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के कोर्स भी शामिल हैं। तो भाषा अब कोई बाधा नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए? उसके लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना है, जो असल में एक इंटर्नशिप योजना है। इसके तहत जो युवा इंटर्नशिप करते हैं, उन्हें उनकी पढ़ाई के हिसाब से सरकार वजीफा देती है। वजीफा? हाँ, 12वीं पास को 6,000 रुपये महीने से लेकर डिग्री या पीजी वालों को 10,000 रुपये महीने तक। इससे तो युवाओं को फायदा होगा। क्या कंपनियों को भी कोई प्रोत्साहन मिलता है इंटर्न रखने के लिए? बिल्कुल, और यहीं पर सारी नीतियां आपस में जुड़ जाती हैं। अच्छा। जीसीसी नीति के तहत कंपनियों को हर इंटर्न पर 10,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलती है। अब आप पूरी तस्वीर देखिए। एक मिनट, सरकार युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए भी पैसे दे रही है। हाँ, और कंपनियों को इंटर्न रखने के लिए भी पैसे दे रही है। बिल्कुल। ये उद्योग और शिक्षा के बीच की खाई को पाटने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिभा को शुरुआत में ही ढाल सकती हैं, और युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ असली काम का अनुभव भी मिलता है। तो अगर मैं सब कुछ एक साथ रखकर देखूं, तो महाराष्ट्र की ये शतरंज की बिसात अब साफ नजर आ रही है। डेटा सेंटर्स के रूप में किलों को मजबूत किया जा रहा है। जीसीसीज के रूप में रानी और वजीर जैसे शक्तिशाली मोहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। सही। स्टार्टअप्स के रूप में अनगिनत प्यादे हैं जो किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए इन सभी मोहरों को और शक्तिशाली बनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये एक बहुत ही एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोण है। हर हिस्सा दूसरे हिस्से को सहारा देता है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी रणनीति के साथ होता है, ये कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े करता है। जैसे कि? अंतिम विचार के तौर पर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो आपने उठाया था। जैसे जैसे डेटा सेंटर्स और जीसीसीज के लिए नीतियां जमीन अधिग्रहण को आसान बना रही हैं, हाँ। और उन्हें किसी भी जोन में, यहां तक कि ग्रीन जोन में भी स्थापित करने की अनुमति दे रही हैं, हाँ। इसका मुंबई और पुणे जैसे पहले से ही घनी आबादी वाले शहरों की शहरी योजना और बचे खुचे हरित क्षेत्रों पर लंबे समय में क्या असर होगा? एक राज्य तेज तकनीकी विकास की भूख और एक रहने लायक टिकाऊ शहरी भविष्य की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य की सफलता को तय करेगा।